हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत खैरियत से हैं और बढ़िया तरह से आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है और जो ये इंश्योर करता है कि आपकी शिक्षा दीक्षा किसी भी परिस्थितियों में ना रुके, आप तक क्वालिटी कंटेंट जो है वो लगातार प्रोवाइड कराया जाए और इसके लिए आपसे किसी भी तरीके का कोई पेमेंट जो है मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं लिया जाता। ऐसा कभी नहीं होता कि आपसे ये बोला जाए कि 2 चैप्टर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और बाकी अगर आपको कोर्स एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको हमें पे करना होगा। ऐसा नहीं होगा, आप तक सारा क्वालिटी कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसी प्रथा को, इसी विधा को आगे बढ़ाते हुए आप लोग जैसे जानते हैं कि टर्म 2 जो आपके एग्जामिनेशंस काफ़ी करीब है, तो उसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने अपनी तरफ से टेस्ट सीरीज़ जो है वो चालू करी हैं, जिसमें आपको सारे के सारे जो टेस्ट पेपर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और उसके बाद में फिर उनके सोल्यूशन वीडियोस भी दिए जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है आज का, या ये जो सेशन है, ये उसी पर्टिकुलर कड़ी का एक पार्ट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक हमारा जो पहला जो चैप्टर है टर्म 2 का, उसके जो टेस्ट पेपर थे वो देख लिए होंगे और उसके बाद में उनको जो सोल्यूशन वीडियोस बने थे वो भी आपने देख लिए होंगे, जिसमें हम लोगों ने किंग्स एंड क्रॉनिकल्स को पूरा पढ़कर ख़त्म किया था। आज हम लोग जो हमारा दूसरा चैप्टर है उसके जो टेस्ट पेपर है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखना शुरू करेंगे। आज का जो सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग हमारा जो टर्म 2 का सिलेबस है, टर्म 2 के सिलेबस में जो हमारा सेकंड चैप्टर आने वाला है कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, उस कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड के चैप्टर के में से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस तरीके से बन सकते हैं और किस किस तरीके से हमको उनका जवाब देना है, इन सारे वेरियस एस्पेक्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में से आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं, हम लोग आज के सेशन में उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमको जो कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड से आते हैं उनको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, कैसे हमको जवाब देना है, क्या लिखना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या नहीं लिखना है। इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इस सेशन में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो, या फिर जो चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं, जो यूनिट हम लोग जो कवर करने वाले हैं, कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, और इसमें भी जो टॉपिक या जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे वो रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने तरीके के बन सकते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर देखकर खत्म करना है। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। एंड एक बात और शुरू करने से पहले, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट पेपर जो आपको मैग्नेट ब्रेन्स की पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वो आपने डाउनलोड कर लिया होगा और आप लोग उसको साथ में लेकर बैठे होंगे। कम से कम एक बार आपने उसको पढ़ा होगा और अटेम्प्ट भी किया होगा। अब अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने वो टेस्ट पेपर नहीं डाउनलोड किया या नहीं देखा तो भी कोई इश्यूज़ नहीं है, क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनके जवाब मैं आपको साथ में करवाता जाऊँगा। बट फिर भी एक बार मैं आपको सलाह दूंगा कि ये सेशन देखने के बाद जाएँ, टेस्ट पेपर वगैरह डाउनलोड करें और उसको एक बार अटेम्प्ट करें, ताकि फिर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेटर तरीके से जो है आंसर्स वगैरह को लिख सकेंगे, ज़्यादा बेटर तरीके से जो यहाँ पर फिर हम लोग आंसर्स का डिस्कशन है उसका पर्सपेक्टिव आपको ज़्यादा बढ़िया तरह से समझ में आएगा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। अब ये जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑक्शन इन बर्दवान टुक प्लेस, इसके पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो हमें देखनी है वो ये है कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि इसको, ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। आपका जो पेपर है उसका जो पहला सेक्शन है जिसमें आपको 4 सवाल आने हैं शॉर्ट आंसर टाइप, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आया तो। अब ये जो क्वेश्चन है जो 3 नंबर में पूछा जा रहा है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो बाकायदा सीबीएसई ने बोला है कि आपको इसका जवाब 80 वर्ड्स के से 100 वर्ड्स के बीच में करना है, या फिर 8 से 10 लाइनें जो है मैक्स टू मैक्स आपको इस पर लिखनी, 8 लाइनें मैक्स टू मैक्स आपको इसके ऊपर लिखनी है। इससे ज़्यादा आपको नहीं जवाब इसमें नहीं जाना है। तो अपने पास अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है तो भी अपने को ये नहीं करना है कि अपन बहुत ज़्यादा इसमें अनशन जो है 2-3 पन्ने भर दें। एक पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा ये कि अपने को जहाँ तक हो सके पैराग्राफ में लिखने से बचना है, जहाँ तक हो सके अपने को यहाँ पे पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। मॉडल आंसर जो सीबीएसई के आए थे उसमें भी अपन ने एक बात देखी थी, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, पॉइंट्स में लिखा गया। तो कोशिश अपनी भी यही रहनी चाहिए कि अपना जो भी अपन जवाब देने वाले हैं वो हेडिंग्स में या पॉइंट्स में रहेगा। एंड थर्ड कि अपने को अपना जो जवाब है वो क्रिस्प रखना है। अब जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, या फिर कोई बच्चा अगर जिसने चैप्टर अभी नहीं देखा उसको थोड़ा समझाने के लिए मैंने डिटेल में यहाँ पर कुछ लाइनों को लिखा है। इतना आपको डिटेल में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में जाने की जरूरत नहीं है। 3-4 बातें ध्यान रखिए। पॉइंट्स में लिखना है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, 8 लाइनें मैक्स टू मैक्स में, अगर उसमें नहीं हो पा रहा है तो 10 लाइनें, और उसके बाद में शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है अपना जो भी
आर्ग्यूमेंट है या जो भी अपना आंसर आप दे रहे हैं उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है। इन बातों का ध्यान रखकर अगर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलें, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑक्शन इन बर्दवान टुक प्लेस। अब अपने को पता तो काफी कुछ है इसमें लिखने के लिए। अब जैसे यहां पर इतने सारे जो पॉइंट्स हैं लिखे जा सकते हैं, लिखने के लिए यहां पे काफी सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं, बट ध्यान इसी बात का रखना है कि 8 लाइनें या 80 वर्ड्स को क्रॉस नहीं करना है। तो इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, फॉलोइंग स्टेप्स वे टेकन ड्यूरिंग द ऑक्शन ऑफ बर्दवान, और फॉलोइंग थिंग्स हैपन, और फॉलोइंग वर द इवेंट्स दैट हैपन इन द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्शन इन बर्दवान। इस तरह से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। पहला कि ऑक्शन कहां पर हुआ था, बर्दवान में 1797 में। दूसरा कि क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि जो बर्दवान का राजा था वो परमानेंट सेटलमेंट में जो भी अपना उनको पेमेंट वगैरह करनी थी उसमें डिफॉल्ट कर गया था। इसके बाद में कि काफी सारे परचेसर्स वगैरह आए थे और हाईएस्ट बिडर ने जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उसको खरीदा। मगर फिर उसके बाद में इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है जिसको आप इनफैक्ट अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बट इट वाज लेटर रियलाइज्ड दैट ओवर 95% ऑफ द सेल इन द ऑक्शन वाज फिक्शियस, या फिर बोगस और फ्रॉड। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट जिसको स्टार मार्क करके हाईलाइट करके लिखा जा सकता है कि बहुत सारे जो परचेसर्स थे या जो वो बेसिकली जमींदार के ही जो हैं आपके एम्प्लॉइज वगैरह थे। जैसे यहां पे सर्वेंट्स एंड एजेंट्स वर्ड है तो इसकी जगह आप हटा के जमींदार के एम्प्लॉय वर्ड जो है वो लिख देंगे तो एक ही वर्ड से आपका काम चल जाएगा। तस इवन, और जो लास्ट पॉइंट है इसको चाहे तो अलग से भी लिख दें चाहे इसी में हाईलाइट करके लिख दें कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो है आपका पब्लिकली ऑक्शन हो गया था, उसके बाद में भी जमींदार जो है उसका अपनी लैंड वगैरह के ऊपर कंट्रोल रहा, उसका अपनी लैंड वगैरह के ऊपर से कंट्रोल नहीं हटा। अब इसमें और भी ज्यादा बातें लिखी जा सकती हैं कि क्या कलेक्टर ने कैसे इसको पकड़ा था और ये सब क्यों करवाया जा रहा था, बट फिर वो 4 नंबर के या 3 नंबर के हमारे क्वेश्चन के हिसाब से रिलेवेंट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप जमा कर लिखते हो तो आपके 3 में से मैक्सिमम नंबर जो आपको मिलने हैं वो इंश्योर हो जाएंगे। इससे ज्यादा लिखना भी अपने लिए नुकसानदायक है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देकर सिर्फ अपना ये प्रोजेक्शन की मुझे पता है वो यहां पे नहीं देखा जा रहा। नॉलेज के साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और सबसे बड़ी बात कि आपकी आर्टिकुलेशन की स्किल्स को भी यहां पर चेक किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि आप में क्षमता है कि नहीं, आप 80 वर्ड्स के अंदर मैनेजमेंट अपना कर पाए, अपना जो भी आर्ग्यूमेंट है उसका। तो इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। सिर्फ अपना नॉलेज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेजेंटेशन, आपका मैनेजमेंट, वर्ड्स का सिलेक्शन, सेंटेंस मेकिंग, सारी चीजें यहां पर देखी जा रही है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए आपको इस जवाब को यहां पर देकर तैयार करना है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया, एक्सप्लेन 2 रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन बंगाल। अब हमको 2 कारण बताने हैं जिसकी वजह से ये जो परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम अंग्रेज लेकर आए थे बंगाल में वो फेल हो गया। सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना जरूरी है। फिर से देखना है, एक्सप्लेन 2 रीजंस। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 2 रीजंस बताइए भाई जिसके कारण आपका जो ये लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है बंगाल में ये फेल कर गया था। अब पॉइंट ये है कि हम लोगों ने जब पढ़ा था पूरा का पूरा लैंड रेवेन्यू और ये परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था की क्यों ये फेल हो गया एंड दिस एंड दैट, तब हम लोगों को काफी सारे पॉइंट्स उसमें निकल कर आए थे जिन सब के बेसिस पर हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था कि भाई ये 10-12 रीजंस हैं जिसके कारण ये पूरा का पूरा व्यवस्था फेल हो गई है। बट यहाँ पे इन्होंने हमसे वो 10-12 कारण नहीं पूछे हैं, इन्होंने हमसे सिर्फ 2 रीजंस बताने के लिए बोला। और क्योंकि वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसमें ये 2 रीजंस हमको 80 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। मतलब आपके 2 छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि 3-3 साढ़े 3 लाइन के जो हैं अगर आप 2 सेंटेंसेस बनाए तो उसमें आपको ये बात अपनी कहकर खत्म करनी है। एक सेंटेंस या फिर 3 लाइन का और एक 4 लाइन का है, जो भी इस तरीके से आप बना के अपनी बात को कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये उठता है कि कौन से पॉइंट लिखे जाएं, क्योंकि उसमें तो काफी सारे पॉइंट्स वगैरह थे। ये अब इंटरेस्टिंग बात है कि आपके पास जो नॉलेज है कि आपका परमानेंट सेटलमेंट क्यों फेल हुआ, ये पूरा का पूरा परमानेंट सेटलमेंट फेल होने के जो प्राइमरी रीजंस निकल कर आते हैं उसमें से जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं वो आपको लिखना पड़ेंगे। आप कोई भी रीजन यहां पर नहीं लिख सकते। अगर आप कोई 2 लेस इंपॉर्टेंट रीजंस लिख देते हैं तो फिर 3 नंबर में से हो सकता है वो आपको 0.5 नंबर या 0.75 या 1 नंबर दे दे। फिर ये कहना कि मैंने तो बहुत अच्छे से सवाल का जवाब दिया था मगर नंबर अच्छा नहीं आया, वो रेलेवेंट नहीं हो जाता। सवाल को समझना भी जो है वो इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां अगर ये बोल रहा है कि 2 रीजंस बताओ, अगर पूरा एक्सप्लेन करने को बोला होता लॉन्ग आंसर टाइप उसमें सारा आप बताते तब तो फिर सारे रीजंस आ जाते। मगर अगर ये बोला गया है 2 रीजंस तो आपने कुछ 2 सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस लिखने हैं। तो सबसे 2 इंपॉर्टेंट रीजंस जिसके कारण आपका परमानेंट सेटलमेंट नहीं चला या फेल हो गया, पहला रीजन जो आता है वो आता है कि भाई अंग्रेजों ने ये सोचा कि क्योंकि बाद में अगर जमीन वगैरह से अगर जमींदार वगैरह उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसान अपनी भी तनख्वाह अगर जमीन में लगाते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो उससे जो भी आमदनी होगी या तो जमींदार उससे कमाएगा या फिर किसान उससे कमाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्योंकि आपने रेवेन्यू पहले ही फिक्स कर दिया है तो उसका हमको प्रॉफिट वगैरह मिलना है नहीं। तो इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, अभी से ही जो है हम लोग जो कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ा कर लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा बढ़ाकर हम लोग अपना रेवेन्यू डिमांड फिक्स
फिक्स करते हैं, ताकि बाद में जब किसान और जमींदार भी कमाए तो फिर हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें, हमें यह ना लगे कि फिर हमारी जो कमाई है वो कम हो गई है। एक तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, इस तरीके हमारी जो कमाई है वो कंफर्म रहे कि अच्छी खासी मात्रा में आ रही है, ये पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने उसको 3 सब पॉइंट्स में लिखा है, मगर आप इसमें कुछ कट शॉर्ट कर इसको इतने लाइक 3, 3.5, 4 लाइनों में भी जो है आप इसको समेट सकते हैं। बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आया इसलिए मैंने दिखाने के लिए इसको थोड़ा ऐसे 3 सब पॉइंट्स में लिख दिया, मगर आप इसको चाहें तो इस तरीके से 2 पॉइंट्स में भी जो है समेट सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा फिर इसी में आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपने ये डिमांड्स वगैरह जो फिक्स करी थी वो इतनी हाई थी और ये 1790s के टाइम पीरियड में फिक्स की गई थी। उस वक्त जो है आपका डिप्रेशन की स्थिति चल रही थी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी या रूरल इकोनॉमी में। इस कारण हुआ ये कि किसान इतनी ज्यादा मात्रा में आपका टैक्स देने में असमर्थ थे। अब अगर वो टैक्स नहीं दे पाएंगे तो जमींदार कलेक्ट नहीं करेगा, जमींदार कलेक्ट नहीं करेगा वो अंग्रेजों को नहीं दे पाएगा, वो डिफॉल्ट करेगा और उसके बाद में फिर एक विशेष साइकिल आपका पूरा का पूरा शुरू हो गया, पेमेंट आपका ऑक्शन का और फिक्शियस ऑक्शन का, और जमींदार ने काफी सारी चीजें वगैरह करी। तो वो सारी बातें जो है आप यहां पे लिखकर खत्म कर सकते हैं। इस तरीके से 2 लाइनों के अंदर अंदर या 2 पॉइंट्स के अंदर अंदर और 7-8 लाइनों के अंदर अंदर आप अपनी बातचीत को कर खत्म कर देंगे, आप अपनी बातचीत को पूरा कर देंगे। इस तरीके से जो है जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी मदद से शॉर्ट आंसर टाइप में आप इसका जवाब दे पाएंगे। अब अगर यही सवाल लॉन्ग आंसर में पूछा जाए तो फिर आपने सारे के सारे जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट से लेकर लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ में जाकर आपको लिखना है। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जोतेदार इनएविटेबली वीकेंड जमींदार इन बंगाल बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, गिव आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। जोतेदार जो थे उन्होंने जमींदारों को बंगाल में काफी ज्यादा कमजोर कर दिया था 18th सेंचुरी का अंत होते होते, यानी कि सन 1700 खत्म होते होते, और उसके बाद का जो आपका 19th सेंचुरी आई 1800 के शुरुआती दशक में भी जमींदारों को आपके जो जोतेदार है उन्होंने काफी ज्यादा कमजोर कर दिया था। अब ये कैसे कमजोर किया था या ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसके सपोर्ट में हमको कुछ आर्ग्यूमेंट्स या फिर स्टेटमेंट्स वगैरह देना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई ये चीजें करी थी जिसके कारण इनकी अथॉरिटी कमजोर हो गई थी, और उसके बाद 2-3 लाइनों में आप 3-4 पॉइंट्स एक लाइनों के आप 3-4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो जोतेदार जो है वो आपका गांव में रहते थे, जमींदार जो है वो शहरों में शिफ्ट हो गए थे, इसलिए जोतेदार जो है इनका रूरल पॉपुलेशन के ऊपर या विलेज की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ज्यादा अच्छा था। इसके बाद दूसरी बात ये कि गांव में काफी ज्यादा प्रॉपर्टी या वास्ट एरियाज ऑफ लैंड जो है जोतेदारों ने एक्वायर कर लिए थे। इसके तहत वो वहां पर चलने वाला जो लोकल ट्रेड था, जो मनी लेंडिंग थी, बाकी सारी चीजों को जो है वो उसके ऊपर इन लोगों की एक कंट्रोल आ गया था, मोनोपोली आ गई थी। इस कारण इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो जमींदार जितने पावरफुल नहीं थे मगर फिर भी वो कल्टीवेटर्स वगैरह के ऊपर इमेंस कंट्रोल जो है रखते थे, गांव में जमींदार का प्रभाव कम हो गया था और आपके जो जोतेदार थे उनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उनका जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा अच्छे से आपको देखने को समझ में आता है। और जैसे जैसे आपके जमींदारों का प्रभाव कम हुआ वैसे वैसे जोतेदार जो है उनका प्रभाव आपका बढ़ता हुआ समझ में आया, और इस तरह से इन्होंने आपका गांव में जो है एक इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके बाद में जमींदार जब भी अगर किसी गांव वगैरह से जो जामा लेता था, जामा यानी कि जो रेवेन्यू डिमांड अगर लेता था उसमें बढ़ाने की कोशिश करता था तो जोतेदार जो है वो आके खड़े हो जाते थे, फियर्सली इसको रेजिस्ट करते थे। इसका नतीजा ये निकला कि गांव वालों को लगा कि जोतेदार जो है उनके सपोर्ट में है, अगर जमींदार जो है उसको पैसे नहीं बढ़ाने देगा या फिर अगर उसको टैक्स नहीं ज्यादा लगाने देगा तो गांव वालों को फायदा हो रहा था। इस तरीके से गांव वालों के बीच में जमींदार का एक सपोर्ट भी बनता चला गया। गांव वालों ने जमींदार के कंपैरिजन में जोतेदार को ज्यादा इफेक्टिवली जो है सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब इसी के साथ साथ उसने नुकसान इस तरह से भी पहुंचाया कि जो आपका वाजिब टैक्स वगैरह पे करा जाना है जमींदार को गांव के द्वारा, वो जानबूझकर रह रहकर जो है उसमें डिले करता था ताकि जमींदार जो है उसके पसीने छूट जाएं आपका ये जो रेवेन्यू वगैरह है उसको कलेक्ट करने में और अंग्रेजों को पे करने में। इन सब चीजों के इसके अलावा जब ये सब चीजें कर अगर जमींदार को वो लोग घुटनों पर ले भी आए और जमींदार अगर डिफॉल्ट कर गया, उसकी ऑक्शंस वगैरह में अगर प्रॉपर्टी वगैरह बिक रही है तो ये लोग जाके बाकायदा वहां पर खरीदारों के तौर पर खड़े हो जाते थे और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद कर जो गांव वगैरह का क्षेत्र है उसमें अगर उसकी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदेंगे, उस पर अपना अधिकार रखे जताएंगे तो फिर गांव वालों के बीच में इनकी जो इमेज है वो और ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी, जमींदार की अथॉरिटी और ज्यादा कमजोर होती चली जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टीज है, जो एस्टेट्स थी जमींदारों की, ये जो एस्टेट्स वगैरह थी, जो प्रॉपर्टीज वगैरह थी, ये सब आपका
एक पावर या एक सोर्स ऑफ सिंबल ऑफ अथॉरिटी के तौर पर गांव में स्टैब्लिश थी। वहां पे पहले जमींदार बैठता था या वो जमींदार की थी, अब जोतेदार की हो गई, तो उसका एक बहुत सिंबॉलिक मतलब निकल कर आता था। ये सारे पॉइंट्स वगैरह आप लिख सकते हैं। और लास्ट में इन सब चीज़ों के कारण नॉर्थ बंगाल के इलाके में जोतेदार सबसे ज़्यादा पावरफुल क्लास के तौर पर जो है निकल कर आए। जमींदारों की को उन्होंने धीरे 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 एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। इस तरीके से आप ये पॉइंट्स वगैरह बना के इसका जवाब दे सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप 3 से 4 पॉइंट लिखिए, सारे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। लास्ट में ये वाला पॉइंट आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप उठा लें, इसमें से कोई भी एक, ये 2 पॉइंट्स आप ले लें, या फिर इनमें से कोई एक पॉइंट आप ले लीजिए और उसके बाद ये सारे पॉइंट आप ले लीजिए। इस तरीके से 3-4 पॉइंट्स में आपका 80, 85, 90 वर्ड्स के अंदर, मैक्स टू मैक्स 100 वर्ड्स के अंदर 7, 8, 9 सेंटेंसेज में आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा और इंश्योरिटी रहेगी कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम नंबर मिल सकें। चलें अगला देखते हैं। The East India Company had recognized the zamindars' importance but wanted to control and regulate them. Explain the steps taken by them to subdue their authority in the 18th century. अब यानी कि यहाँ पे हमसे सवाल ये पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उन्होंने आपके जो जमींदार है उनको इंपॉर्टेंट तो माना था, मगर फिर भी वो चाहते थे कि इन जमींदारों को कंट्रोल किया जाए, इनको कंट्रोल में रखा जाए और इनको रेगुलेट किया जाए। अब हमको वो स्टेप्स वगैरह बताने हैं जिनकी मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको कंट्रोल या रेगुलेट किया, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि इनकी जो अथॉरिटी है उसको सबड्यू किया, इनकी अथॉरिटी को जो है धीरे धीरे कमजोर किया। अब इसी सवाल को घुमाकर पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द अथॉरिटी ऑफ जमींदार्स इन बंगाल ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। तो चाहे ऐसे सवाल पूछा जाए, चाहे ऐसे सवाल पूछा जाए, आपको इसमें यह समझाना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर लगाम कैसे लगाई और उनको फिर धीरे धीरे तोड़ने का या उनकी अथॉरिटीज को कमजोर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स वगैरह लिए गए। तो इसमें पहला स्टेप जो आप लिख सकते हैं वो यह है कि जमींदार जो अपनी लोकल ट्रूप्स वगैरह रखा करते थे, इनको डिसबैंड करवाया गया। यानी कि जमींदारों की जो छोटी मोटी आर्मीज हुआ करती थी जो इनके लिए सारे काम वगैरह किया करते थे, इन सारे ट्रूप्स को लठैत वगैरह बोला जाता था, इन सबको जो है आपने डिसबैंड करवा दिया। इस तरीके से जमींदार के हाथ से आपने जो एक फोर्स था जिसका इस्तेमाल कर कर वो काम करवा सकता था, वो फोर्स आपने छीन लिया, पहली चीज। दूसरा जो काम किया आपने, वो 2 चीजें करी आपने, उसको कल्चरली और सामाजिक तौर पर जो है चोट पहुंचाई। एक तो कस्टम ड्यूटीज, वो जो आपके एस्टेट में सामान आ रहा है या एस्टेट से बाहर जा रहा है, वो जो कस्टम ड्यूटीज लगाया करता था और उससे पैसे कमाता था, उसको आपने अबॉलिश करवा दिया। दूसरा, आप उससे उसकी इनकम के स्रोत जो है उसके ऊपर एक चोट लगी। दूसरा ये कि वो जो लोकल कचहरीज लगाया करता था जिसमें वो न्याय वगैरह देता था, आपने वो सब कचहरीज वगैरह जो है उसको डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर था उसकी सुपरविजन में डाल दिया। इससे हुआ ये कि अब वो अपने मन मर्जी से जो न्याय वगैरह करता था, या फिर एक जो अथॉरिटी थी कि जमींदार ने फैसला दे दिया, अब इसके बाद ऊपर कोई और सुनवाई नहीं है, ये चीज खत्म हो गई। अब उसको पता था कि जमींदार, लोगों को पता था कि जमींदार के ऊपर भी अब कोई बैठा हुआ है। तो कंपनी वगैरह ने ये सारी चीजें कर उसका जो एक सामाजिक रुतबा था उसको तोड़ा। तीसरा, इन्होंने कलेक्टर को अपॉइंट करा और उसको ये पावर दे दी कि भैया तुम रेगुलेट करोगे सारी चीजें। इन सब चीजों के कारण हुआ ये कि धीरे धीरे जिले में कलेक्टर जो था वो एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अथॉरिटी के तौर पर निकल कर आया। आज तक हिंदुस्तान में कलेक्टर की जो इज्जत है उसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है कि ये सारी वजह थी जिसके कारण वो आपका इतना इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा लोकल पुलिस वगैरह को ऑर्गेनाइज करने की जो पावर थी वो भी अबॉलिश कर दी गई। प्लस एक चीज और कि आप किसानों के साथ में क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। अगर वो टैक्स नहीं दे रहा तो फिर ये नहीं है कि आप उसको पकड़ के मार रहे हो या उसके खिलाफ आप हिंसा कर रहे हो या फिर उसका एकदम उसे घर से निकाल दिया, उसके घर पे कब्जा कर लिया, ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते। कंपनी ने बाकायदा नियम कायदे बना दिए थे कि किसानों के साथ में जमींदार की क्या कंडक्ट रहेगा, क्या बिहेवियर रहेगा, किस तरीके से वो बिहेव करेगा, किस तरीके से वो बिहेव नहीं करेगा, क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता। ये सारी चीजों ने भी जमींदार के हाथ काफी हद तक बांध दिए थे और इस कारण उसकी जो पावर या उसकी अथॉरिटी जो है सबडी हो गई। क्योंकि किसान को समझ में आ गया अगर मैं मना करूंगा पेमेंट देने से या फिर अगर पूरा पेमेंट पे नहीं कर पाऊंगा तो उस केस में जमींदार वो नहीं कर सकता मेरे साथ जो कंपनी के आने के पहले कर सकता था। तो कंपनी के आने से जमींदार के जो ये हाथ बंधे उसके कारण जो उसकी इज्जत कम हुई, उसके साथ साथ उसकी अथॉरिटी वगैरह जो है वो भी कम होती चली गई। इस तरीके से आप इन पॉइंट्स वगैरह को अगर लिखो तो आपका एक अच्छा आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। अब बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट जस के तस उतारने हैं, मगर इनमें से जो सबसे मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट लगे 4 पॉइंट आप मैक्स टू मैक्स लिख दीजिए, बहुत है। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से जो है आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ डिड जमींदार्स मैनेज टू रिटेन कंट्रोल ऑफ देयर जमींदारीज। अब जमींदार आखिर क्या कर रहे थे ताकि वो जमींदारीज वगैरह के ऊपर अपना जो कंट्रोल है वो बनाकर रख सकें। अब मैंने इसके ऊपर बाकायदा पूरा का पूरा एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने मीम्स वगैरह की मदद से इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था। उस टॉपिक का नाम है द जमींदार रेजिस्ट। वहाँ पे अब जो बच्चों ने वो पर्टिकुलर लेक्चर देखा था उन लोगों को इसका जवाब देने में कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो बच्चे जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई आप लोग वो लेक्चर दें,
देखें, उसके बाद में फिर आपको इसका जवाब देने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, आप बहुत ईजिली जो है फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। खैर, अब यहाँ पर इसका जवाब हमको देना है कि भाई जमींदार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए, किस तरीके से उन्होंने अपना कंट्रोल जो है वो बनाकर रखा। तो पहली लाइन तो आप लिख सकते हैं, फॉलोइंग स्टेप्स लिए जिसकी मदद से उनका कंट्रोल जो है वो रिटेन करके रख पाए, उनका जो कंट्रोल है वो बनाकर रख पाए। अब क्या क्या स्टेप्स लिए, तो उसमें आप पहली स्ट्रेटेजी तो ये अपनाई कि जो जितनी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम की जा सकती थी, क्योंकि महिलाओं के नाम की जो प्रॉपर्टी ऑक्शन नहीं होती, उतनी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम पे कर दी जाती थी, या फिर अपनी किसी और महिला जो उनकी होती थी फैमिली में उसके नाम कर दी जाती थी। उसके बाद में दूसरा उन्होंने जो तरीका अपनाया वो था आपका फिक्शियस पेमेंट का। अपने एजेंट्स को भेजते थे नीलामी में, महंगी महंगी बोलियां, ज़्यादा बोलियां लगवाकर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदवा लेते थे और बाद में वो पे करने से मना करता था। प्रोसेस रिपीट होती थी, फिर यही करते थे और ये सब कर करके वो एग्जॉस्ट कर देते थे आपका बिडर्स को भी, दूसरे जो थे, और ये ऑक्शन कराने वाले अपने कंपनी के ऑफिशियल्स को भी। तीसरा ये, अगर अब उनकी प्रॉपर्टी बिक भी जाती थी तो फिर उसके बाद में वो अपने लठैत वगैरह भेज देता था नए बायर वगैरह के पास में, जब वो उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए आता था गांव में या जहां पर भी है, तो उस पर हमले हो जाते थे। इस कारण भी जो है जमींदार की प्रॉपर्टी वगैरह पे कोई कंट्रोल ले नहीं पाता था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, गांव वाले जो थे वो भी किसी बाहर वाले को आके जमींदार की जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसको लेने नहीं देते थे। उसकी वजह ये थी कि एक आपका मास्टर और किंग का रिलेशनशिप, जो मास्टर और सब्जेक्ट का रिलेशनशिप जो है वो बना हुआ था। ये अपने आप को उसकी प्रजा मानते थे और जमींदार को राजा बोला भी जाता था इसीलिए क्योंकि वो उसको राजा के सेंस में कंसीडर करते थे। तो वो नहीं, उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि उनके राजा की जगह या उनके जमींदार की जगह कोई और आके रहने लगे या बैठ जाए, क्योंकि ये अपनी अथॉरिटी, अपनी प्रेस्टीज, वो अपनी प्रेस्टीज वगैरह जो है उसके ऊपर एक घात माना करते थे, एक प्रतिघात माना करते थे। इसलिए ये सारे जो स्टेप्स वगैरह हैं इन सब के कारण इफेक्टिवली जो जमींदार है उसका कंट्रोल उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बना रहा और मैक्सिमम प्रॉपर्टी ईस्ट इंडिया कंपनी कभी बेच ही नहीं पाई, ऑक्शंस कभी उनका हो ही नहीं पाया। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है, हाउ डिड द पहाड़िया लाइफस्टाइल चेंज ड्यू टू द कमिंग ऑफ आउटसाइडर्स। अब हमको यह बताना है कि जो पहाड़िया थे, आउटसाइडर्स के आने के कारण इनकी जिंदगी किस तरीके से बदल गई। तो यहां से अपना जो ये जो हमारा जो चैप्टर है कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड, उसका जो सेकेंड फेज है जिसमें आदिवासी जो इलाके हैं, खासतौर पर राजमहल हिल्स के आसपास के जो इलाके हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पहुंची और वहां पर रहने वाले आपके जो आदिवासी थे, हमारे जो ट्राइबल्स थे, उनके साथ में इनका जब पहला इंटरैक्शन या पहला इनकाउंटर होता है तो उसके बाद में क्या चीजें हुई, उसके ऊपर जो हमारा सेक्शन है हमारी किताब का, वहां से सवाल बनाकर पूछा गया कि पहाड़ियाज की जो लाइफस्टाइल है वो कैसे बदली। तो इन तरीकों से जो है पहाड़ियाज की लाइफस्टाइल बदली। पहला तो उनको और ज्यादा जो है आपको डीपर इलाकों में या और ज्यादा घने जंगलों की तरफ जाना पड़ा। दूसरा ये कि जो फर्टाइल इलाके थे वो उनके हाथ से निकल गए, वो जो ड्राई इंटीरियर थे और ज्यादा जो बैरन लैंड्स थी या रॉकी अपर हिल्स वगैरह थे वो वहां पर चले गए। तीसरा ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो पहाड़ियाज किया करते थे उस पर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लग गया, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह जो है अब नहीं कर पाए। इनको सेटल कल्टीवेशन के लिए मजबूर किया जा रहा था, तो सेटल कल्टीवेशन ये करने को तैयार नहीं थे, तो इनकी जगह पे फिर दूसरे आ गए और उन्होंने जो है सेटल कल्टीवेशन करना शुरू किया। तो इनका लॉस ऑफ हैबिटेट हुआ, लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ, इनकी जो लाइफस्टाइल थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वो खत्म हो गई। एंड इनमें से जो हंटर और गैदरर्स वगैरह की जैसी जिंदगी जिया करते थे उनके साथ में दिक्कत ये आ गई कि अब जंगल कटने लगे तो फिर उनके पास शिकार वगैरह करने की जगह नहीं बची, तो उनको जो एक हंटिंग करने की उनकी लाइफस्टाइल थी जिसके तहत वो अपने आप को सस्टेन करते थे वो इनके हाथ से निकल गया। ये सारी चीजों का नतीजा ये निकला कि पहाड़ियाज का जो एक हजारों सालों का कल्चर या कस्टम बना हुआ था सब खत्म हो गया, सब जो है वो बर्बाद हुआ या फिर उसमें नुकसान वगैरह आपको देखने को मिला। इस तरीके से आप जो है 4 पॉइंट्स में आप ये पर्टिकुलर आंसर जो है लिखकर तैयार कर सकते हो। परफेक्ट आंसर है, इसी तरीके से 4 पॉइंट में आप अपनी बात जो है कहकर खत्म कर सकते हैं और इसमें ज्यादा मॉडिफिकेशंस एज सच करने की जरूरत नहीं है। 80-85 वर्ड्स के अंदर, मैक्स टू मैक्स 90 वर्ड्स के अंदर अंदर आपकी बात खत्म हो जाएगी। 3 नंबर के हिसाब से एक आइडियल जवाब है। 2.5 टू फिर 2.75 2.85 के आसपास में मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। चलें अगला देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लो वॉज अ लॉन्ग वन, यानी कि आपका जो फावड़ा है और आपका जो हल है इनके बीच में जो लड़ाई है बहुत लंबी चली है या बहुत लंबी और बहुत पुरानी लड़ाई है। सब्सटैंशिएट द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द संथल एंड पहाड़ियाज ऑफ राजमहल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको हमको सब्सटेंशिएट करना है, इसको हमको एक्सप्लेन करना है किसके एग्जाम्पल से, पहाड़ियाज जो थे उनके और संथल जो थे राजमहल हिल्स में उनके जो एग्जाम्पल 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में उनके
एग्जाम्पल से हमको इस चीज को एक्सप्लेन करना है। अब यहां पर तो काफी सारे पैराग्राफ्स वगैरह लिखे गए हैं, इतना बड़ा अगर आप आंसर लिखोगे, इतना अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। मगर ये पैराग्राफ्स वगैरह मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि इन पे एक नजर मार के अगर कोई बच्चे ने अभी तक पढ़ा नहीं तो उसको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि क्या है क्या नहीं है। हम लोगों को पहले मैं आपको नॉलेज बता देता हूं इसमें क्या है, और उसके बाद में फिर इसको एक्चुअल में कैसे लिखना है मैं उसकी बात कर लूंगा। इतना इस तरीके से लिखेंगे तो ये नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बट फिर भी मेरा मानना है कि इस तरह से आपने जो बड़े बड़े पॉइंट्स बनाए, जो छोटे छोटे पैराग्राफ जैसे दिख रहे हैं, ये आपको नुकसान दे जाएंगे, क्योंकि फिर एग्जामिनर पूरा जो है पढ़ नहीं पाएगा। छोटा पॉइंट रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कहानी यह है कि पहाड़िया जो थे, अंग्रेजों ने इनको कंट्रोल करने की काफी कोशिश करी है, उनके कंट्रोल में नहीं आए। अंग्रेज चाहते थे कि जंगल साफ किए जाएं, उसकी जगह पे फिर जो है खेती करवाई जाए, सेटल्ड एग्रीकल्चर। पहाड़िया इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो बाद में संथल्स को लाया गया, संथल्स इस चीज के लिए तैयार हो गए। पहाड़िया जो थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे, जिसके लिए आपको जरूरत पड़ती थी हो की, यानी कि फावड़े की। और आपका जो पहाड़ जो संथल्स आए, जब उन्होंने फिर आपका सेटल्ड कल्टीवेशन करना शुरू किया, उसके लिए आपको प्लो की जरूरत या फिर हल की जरूरत पड़ती थी, उसकी मदद से आप सारा का सारा काम किया करते थे। अब हुआ ये कि अब ये जब पहाड़ियाज वगैरह जो थे ये तैयार नहीं थे अंग्रेजों के हिसाब से चलने के लिए, तो अंग्रेज संथल्स को लेकर आए, और संथल्स ने जब फिर पहाड़ियों के साथ में कन्फ्लिक्ट शुरू किया तो फिर वॉर वगैरह हुए। नतीजा ये निकला कि संथल्स को और ज्यादा आपके राजमहल हिल्स के अनप्रोडक्टिव इलाकों की तरफ जाना पड़ा, पहाड़ियाज को और ज्यादा आपको अनप्रोडक्टिव इलाकों की तरफ जाना पड़ा, और संथल्स ने जो लोअर हिल्स थे या लोअर पेरीफेरी थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और उसका फिर उन्होंने इस्तेमाल अपने एडवांटेज में किया। अब उसको आप इस तरीके से 3 पैराग्राफ्स में अगर लिखना चाहें लिख दें, कोई बात नहीं है, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताई वो यहां पे दी हुई है, मगर इस तरह से करना ठीक रहेगा नहीं। यहां पे इसको इस तरह से डालने की वजह यही है कि सारी रामकथा आपको कहनी है। अब ये रामकथा अगर आपने इतना डिटेल में लिखी तो आपको इसका जो इस तरह आपको भी बहुत ज्यादा असर नहीं, आपको इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वर्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हो और काफी बड़ा आपने एक डिस्क्रिप्टिव आंसर बना दिया। तो इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। इसको आप इस तरह से कर सकते हो कि कुछ पॉइंट्स लिखें। सबसे पहले आप हो लिख दें, हो के सामने लिख दें पहाड़ियाज, इससे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हो का इस्तेमाल पहाड़ियाज कर रहे थे। प्लो, प्लो के सामने लिख दें संथल्स, इससे क्लियर हो जाएगा कि प्लो का इस्तेमाल जो है संथल कर रहे थे। एक पॉइंट ये बन गया। पहाड़ियाज के आगे लिख दें शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि इससे क्लियर हो गया कि पहाड़ियाज आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, संथल जो थे वो सेटल कल्टीवेशन के लिए लाए गए थे। तीसरा पॉइंट कि संथल जो थे उनको ब्रिटिश का सपोर्ट था, और उसके बाद वाले में कि जो कंफ्लिक्ट हुआ इनके बीच में उसमें एक लंबी बैटल हुई, और उसके बाद दोनों जो आपके ट्राइबल ग्रुप्स थे, नतीजा ये निकला आपकी राजमहल हिल्स की डेमोग्राफी बदल गई। इसमें एक आध लाइन और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, विद संथल्स जो है वो और ज्यादा आपके अंदर के इलाकों में निकल गए, और आपके जो पहाड़ियाज जो थे वो और ज्यादा अंदर के इलाकों में निकल गए, और जो संथल्स थे उन्होंने लोअर हिल्स को ऑक्यूपाई करके वहां से जंगलों को साफ करना शुरू किया, और पूरा एक दामिने को बनाकर बड़े इलाके में आपने वहां पर राजमहल हिल्स में सेटल कल्टीवेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। इस तरह से आपकी प्लो और हो की बैटल में अल्टीमेटली आपका जो प्लो है वो विनर के तौर पर निकल कर आया। इस तरह से भी अगर आप लिखेंगे तो आपने बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं बनाया, आपने क्या किया, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए, जिसमें 3 पॉइंट्स में तो आपने सिर्फ कुछ गिनती के 4-5 वर्ड्स ही लिखे, और लास्ट के 2 पॉइंट्स में आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। दिखने के लिए 5 पॉइंट दिखने को हो गए, सामने वाले को आपका प्रेजेंटेशन समझ में आ गया, ज्यादा उसको भी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं मानना पड़ा, और इंश्योर हो पाएगा कि आप ज्यादा इसमें स्कोर कर पाए। तो ये भी जो है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना है। इतना लिखकर इतनी मजदूरी करने के बाद में भी कम नंबर पाने से अच्छा है आप थोड़ा सा स्मार्ट खेलें, आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करें। प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब ज्यादा इफेक्टिवली दे पाएंगे। पहले पॉइंट में सिर्फ 4 शब्द लिखे हैं, दूसरे पॉइंट में भी जो है आपके 4-6 शब्द से ज्यादा नहीं लिखे, तीसरे पॉइंट में एक नॉर्मल सेंटेंस आपने बनाया है, चौथा पॉइंट आप थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, और 5वां पॉइंट भी इसमें एक आध लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत से बहुत ज्यादा 80 वर्ड की ना वर्ड लिमिट क्रॉस हुई है, आपने बाकायदा पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भी सामने रख दी, पूरी रामकथा कहे बिना भी जो है आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया या समझा दिया कि आपके पास में भैया इसका नॉलेज है। इस तरीके से अगर आप जवाब दोगे तो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप आंसर कर पाओगे, और ज्यादा मार्क्स वगैरह जो है इंश्योर हो पाएंगे कि आपको मिले। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनालाइज द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ पहाड़ियाज हिल फोल्क ऑफ राजमहल हिल्स ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब हमको यहां पे क्या करना है, जो पहाड़ियाज थे उनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस किस तरीके की रही हैं लेट 18th सेंचुरी में, यानी कि 1780, 1790, 1800 के आसपास तक आते आते पहाड़ियाज की क्या परिस्थितियां थी, हमको उनको एक्सप्लेन करना है। तो हम लोगों को अब ये नॉलेज जो है यहां पर आपको सवाल ध्यान से देखना है। आपको इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस के बारे में पूछा गया है, मतलब
मतलब आपको दो बातें बतानी है, एक तो क्या वो तरीके थे जिससे इनका जीवन यापन हो रहा था, और दूसरा इनके सामाजिक जो परिस्थितियां थी वो किस तरीके की थी। तो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस को जब आपने डिस्क्राइब करना है तो कौन कौन से पॉइंट जो है लिखे जा सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये थोड़ा बहुत फॉरेस्ट जो है उसको साफ कर उसके ऊपर शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे और उससे अपने आप को सपोर्ट करते थे। पहली बात आप ये लिख सकते हैं। दूसरा आप ये लिख सकते हैं ये हंटिंग गैदरिंग वगैरह भी किया करते थे। तीसरा ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर अपने फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है उसके ऊपर ये डिपेंड करते थे आपका अपने मैक्सिमम चीजों के लिए, और काफी सारा जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको बाहर वालों को बेचकर उससे थोड़ा बहुत पैसा भी कमाते थे, जिसकी मदद से फिर वो अगर कभी बुरे वक्त आ गए या फेमाइन वगैरह आ गए तो उस पैसे की मदद से फिर सामान वगैरह खरीद कर भी अपना जीवन यापन किया करते थे। अब इसमें ये जो मेजर मेजर प्रोडक्ट ये जो फॉरेस्ट से उठाया करते थे, महुआ, सिल्क, कोकून और रेजिन्स वगैरह जो हैं ये लिया करते थे। अब एक एक का आप बता सकते हैं इस्तेमाल क्या था। महुआ खाने में इस्तेमाल होता था, सिल्क, कोकून जो है उसका इस्तेमाल किया जाता, और जो रेजिन्स वगैरह हैं इनको बेच दिया जाता था, और लकड़ी वगैरह जो है इसकी मदद से चारकोल बना के इसको भी बेचा जाता था। ये सारी चीजें जो है आप लिखकर एक आंसर वगैरह बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में इतना ज़्यादा, जैसे अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बन गया है तो छोटा सा एक पैराग्राफ जैसा देखने को लग रहा है, या फिर ये वाला पॉइंट भी आपका काफ़ी हैवी दिख रहा है। तो कई बार क्या होगा, एग्जामिनर अगर एग्जॉस्टेड है या फिर अगर एग्जामिनर जल्दी जल्दी चेक कर रहा है फिर वो इतना पढ़ नहीं पाएगा, फिर अपन जो है डिसएडवांटेज में जाएंगे। समझ में आ जाएगा उसको कि ठीक ठाक इसको पता है, तो हो सकता है अगर वो 2.75 दे सकता था अपने को तो उसकी जगह 2 मार्क्स दे दे। अब इस तरीके की परिस्थितियाँ जो हैं जहाँ पे अपने को अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है और सामने वाले को मौका नहीं देना है कि वो किसी भी तरह से अपने नंबर काटे, तो इसको और ज्यादा आप शॉर्ट में हेडिंग और पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, आप जैसे आपसे पूछा गया था तो इकोनॉमिक और सोशल दोनों में बताना है, तो इकोनॉमिक में आप लिख सकते हैं भाई पहाड़ियाज जो थे वो फॉरेस्ट पे इन चीजों के लिए डिपेंड करते थे। इसके आगे फिर आप एक पॉइंट लगा के लिख दीजिए कि महुआ जो है इसमें इस पे इसका फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। वुड जो है इससे आप चारकोल बनाया करते थे, और इस आपका वुड वगैरह जो है इससे चारकोल वगैरह बनाया जाता था। सिल्क, कोकून जो है उसको बेच दिए जाते थे। रेजिन्स वगैरह जो है उनका इस्तेमाल किया जाता था, और ये सारी बातें जो है आप लिख सकते हैं। अब यहां पे ये पर्टिकुलर इसको देखकर जो है उसको सारी बात समझ में आ जाएगी कि सामने वाले को पता है। आपने बकायदा 2 पॉइंट्स इससे क्रिएट कर लिए, 2 पॉइंट आप इससे क्रिएट कर लीजिए कि सोशल नाम की हेडिंग डालिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, फॉरेस्ट को मां की तरह मानते थे और पेड़ वगैरह काटने के लिए तैयार नहीं थे, कुल्हाड़ी वगैरह या कुदाल उठा के पेड़ साफ करने को तैयार नहीं थे। सामने वाला समझ जाएगा कि इनको नॉलेज है, इनको अंडरस्टैंडिंग है, और पूरा पढ़ने उसको भी ज्यादा मेहनत नहीं हुई पढ़ने में। आपने भी कम पॉइंट्स में अपनी बात जो है कहकर खत्म कर दी। शॉर्ट आंसर की जो आपकी मर्यादा है 80 वर्ड्स की वो भी नहीं टूटी, 3 4 5 सेंटेंसेस भी बन गए आपके, तैयार हो गए, और इस तरीके से वो ऐसा भी नहीं लग रहा है इतना लंबा चौड़ा कि आपको यार पूरा पन्ना पढ़ना पड़ेगा। इससे होगा ये कि आप मैक्सिमम नंबर 3 में से स्कोर कर पाएंगे। जहां वो आपको 1.5-2 नंबर देता है वो 2.5 2.75 तक मार्क्स जो है आपको दे सकता है। तो यही जो 0.75 जो है या फिर ये जो 2.5 अगर आ गए 2 की जगह पे, ये आपका फिर एक स्कोर में डिफरेंस सम टोटल में क्रिएट करते हैं। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमसे ये बोलते हैं विच पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स टुवर्ड्स पहाड़ियाज इन द डेकेड ऑफ 1770, व्हाट वाज इट्स रिजल्ट। अब यहाँ से अपने से क्या पूछा गया है कि ब्रिटिशर्स और पहाड़ियाज के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था तो उसमें उन्होंने पहाड़ियाज को लेकर क्या पॉलिसी अपनी अपनाई थी 1770s के डेकेड्स में, हमको ये बताना है। 1770 से 1780 के टाइम पीरियड में 10 साल में पहाड़ियों के प्रति या पहाड़ियाज जो अपने ट्राइबल्स थे उनके प्रति अंग्रेजों का क्या रुख रहा वो अपने को बताना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। अंग्रेज़ों ने पहले कोशिश करी थी इनको कि आप किसी तरीके से प्लेकेट कर लें, किसी तरीके से इनको मना लें, मगर जब समझ में आ गया कि पहाड़ियाँ मानेंगे नहीं तो फिर अंग्रेज़ों ने उसके बाद में ब्रूटल एक्सटर्मिनेशन की पॉलिसी वगैरह को अपनाया था। और 1770s का जो पूरा का पूरा दशक था, 1780s आते आते पहाड़ियों के साथ में फिर जमकर जो है लड़ाई झगड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा जो है वायलेंस वगैरह यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला था। अब इसके बाद में फिर अंग्रेज़ों ने चीज़ों को ठीक करने के लिए सोचा कि अब ऐसे कब तक लड़ते रहेंगे, तो फिर उन्होंने अल्टीमेटली एक आपका पॉलिसी अपनाई कि चलो ठीक है, भूल चूक लेनी देनी वाली बात कर लेते हैं, जो पुरानी बातें हो गई आप भी भूल जाओ हम भी भूल जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में फिर उसके कुछ रिजल्ट्स वगैरह हुए थे। तो अब यहाँ पर अपने पास में इंफॉर्मेशन तो काफ़ी सारी है, बट फिर से अपनी वही बातें आ जाती हैं 80 शब्दों की जो अपने ऊपर वर्ड लिमिट लगी हुई है, और दूसरा अपने को ये बात जो है पैराग्राफ मैंने लिखकर पॉइंट्स में लिखनी है। तो आप इसको इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स टुवर्ड्स पहाड़िया वाज ऑफ ब्रूटल एक्सटर्मिनेशन ड्यूरिंग 1770s। इतना भी लिखकर छोड़ देंगे तो चलेगा। जैसे लास्ट में उन्होंने लिखा है एक्सटर्मिनेशन के बाद हंटिंग एंड किलिंग, तो एक्सटर्मिनेशन में बेसिकली वही बात आ जाती है कि आप बेसिक किसी को जो है तकलीफ देने वाले हो, उसको परेशान करने वाले हो, मारने वाले हो, उस तरीके की चीजें। जैसे यहां पर तो
समझाने के लिए ज्यादा अच्छे से मैंने यहाँ पे वर्ड्स वगैरह पूरे पूरे यूज कर लिए हैं, बट अगर आप चाहो तो ब्रिटिश अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल एक्सटर्मिनेशन तक भी लिखकर छोड़ सकते हो। उसके बाद ये बोल सकते हैं कि दिस पॉलिसी कंटिन्यूड फॉर अ डेकेड, एंड देन फिर आप लिख सकते हैं देन ब्रिटिशर्स अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय अगस्टस क्लीवलैंड हु वाज कलेक्टर ऑफ भागलपुर। उसके बाद में फिर आप आगे इसी में लिख सकते हैं कि अंडर दिस पॉलिसी इन लोगों को आपने ये बोला कि भाई अपने लोगों को, अब जो पहाड़िया जो चीफ थे उनको आपने बोल के समझाया कि हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपके हितों का ज्यादा नुकसान ना हो, बदले में अपने लोगों को जो है पकड़ के रखो, अपने लोगों को जो है आप कंट्रोल में रखो। इसके बदले में आपको साल के साल हम लोग कुछ जो है अलाउंसेस वगैरह भी देंगे ताकि आप अपने लोगों को जो है थोड़ा बहुत दे सको, आपका भी ठीक ठाक रहे। और मगर अब यह है कि आपको हमारी बात मानना पड़ेगी। तो काफी सारे पहाड़िया जो ट्राइबल्स के चीफ्स थे उन्होंने तो खैर लेने से मना ही कर दिया, इनके अलाउंसेस वगैरह और इनकी शर्तें मानने से भी मना कर दिया, मगर कुछ ने माना भी। उसका नतीजा फिर यह निकला कि जिन लोगों ने ब्रिटिशर्स का अलाउंसेस वगैरह लिए या ब्रिटिशर्स वगैरह के अंडर में रहकर या मातहत में रहकर काम करना स्वीकार किया, उन लोगों को फिर उनके जो ट्राइबल्स थे, उनके जो कबीले वाले थे, उन्होंने जो है लात मार के निकाल दिया या फिर उनको जो है बहिष्कार कर दिया, एंड उनको वो अपनी अथॉरिटी जो है उन्होंने खो दी। इस तरीके से आप ये 4-5 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। एक आध पॉइंट आप थोड़ा बहुत काटना छाटना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो है 80 शब्दों से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में 4 से 5 पॉइंट्स में आप इस बात को समझा सकते हैं। अब अगर यही डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए 6 नंबर में, तब फिर ये पॉइंट जो है एक्सटर्मिनेशन का, इसको आप लंबा खींच सकते हो कि 10 साल जो पूरा डेकेड रहा है, पहाड़ियों से जमकर लड़ाई हुई, पहाड़ियों को और अंदर की तरफ में पुश किया गया, जंगलों को और ज्यादा साफ किया गया, मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह थे तो ब्रिटिशर्स का जो एक अपर हैंड था, मगर पहाड़िए भी जो है लगातार रेड करते रहते थे। अब इससे ये एक लाइन जो है बकायदा एक पूरा का पूरा एक पैराग्राफ जैसा जो है बन जाएगी, या इसी एक लाइन को एक्सप्लेन कर आप 3 से 4 पॉइंट बना सकते हैं। तो यहां पर जो बात आप 4-5 पॉइंट्स में कह रहे हैं वही बात फिर जो है आपका 12 से 15 पॉइंट्स में जो है कही जा सकती है, और वो 150 वर्ड्स वगैरह के आसपास तक पहुंच जाएगी, और वो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा कि 6 नंबर के हिसाब से आप जो है कंटेंट वगैरह आपके पास रहेगा और आप लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन ये 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है और ये आपका शॉर्ट में 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। आपको मैनेजमेंट जो है वो आना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उससे लीस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ जाने की जो कला है वो अपने को थोड़ा सा सीखना पड़ेगी। चलें आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, Analyze the circumstances under which the British officials invited Santhals to settle in peripheries of Rajmahal Hill during the 19th century। अब आपको ये बोला गया है कि वो circumstances वगैरह का एनालिसिस आप करके बताओ जिनके तहत में संथल सेटलर्स को जो है राजमहल हिल्स की पेरीफेरी में सेटल होने के लिए अंग्रेजों ने बुलाया था। हमको वो सारी बातें समझानी है। तो इसमें अपने को याद है कि हम लोगों ने बातचीत करी थी कि पहाड़ियों के साथ में अंग्रेजों की बन नहीं रही थी, सब कर लेने के बाद भी पहाड़ियों के साथ में कभी पीस जो है स्टैब्लिश नहीं हो पाया। दूसरी चीज जो हुई वो ये था कि पहाड़ के जो पहाड़िया थे, क्योंकि वो जंगल को अपनी मां मानते थे, इसलिए उन्होंने आपका हल चलाने से मना कर दिया। एक तो वो हल चलाना अपनी बेइज्जती समझते थे, दूसरा ये कि हल चलाने के लिए आपको जंगल साफ करना पड़ेंगे खेत बनाने के लिए, और जंगल काटने को वो तैयार नहीं थे क्योंकि वो जंगलों को अपनी मां मानते थे। इसलिए पहाड़ियों के साथ में अंग्रेजों को काफी ज्यादा परेशानियां पेश आ रही थी। अतः उन्होंने लास्ट में उन्होंने जाके संथल्स को बुलाया। संथल्स को ये सब करने में कोई इश्यूज नहीं थे, उन्होंने जमकर जो है आपके पेड़ वगैरह काटे और आपके फील्ड्स वगैरह को साफ कर दिया। प्लस पहाड़ियों की तरह उनके कोई इश्यूज भी नहीं थे, वो लोग सेटल डाउन होने के लिए भी तैयार हो गए थे। ये भी ट्राइबल्स एक से दूसरी जगह मूव करते थे, बट ये अंग्रेजों की बात मानकर तैयार हो गए और उनके साथ में काफी अच्छे से जो है इनके अच्छे रिलेशनशिप्स हो गए। तो संथल्स वगैरह को इन सारी सर्कमस्टांसेस के लिए लाया, इन सारी सर्कमस्टांसेस में लाया गया था, और इनके लाने के बाद इन्होंने पहाड़ियों के साथ में भी अच्छी खासी लड़ाइयां लड़ी और पहाड़ियों को अंदर की तरफ आपके जो राजमहल हिल्स हैं उनके और ज्यादा डीपर और हायर फॉरेस्ट वगैरह की तरफ में आपने इनको डिस्प्लेस कर दिया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह अब यहाँ पे हमको लिखनी है। तो जैसे यहाँ पर अब आपको 3 बड़े बड़े पॉइंट्स में ये बात दे दी गई है, तो आप इसकी जगह चाहो तो इसको 5 पॉइंट में भी लिख सकते हो, मगर कोशिश अपने को यही करनी है कि पैराग्राफ जैसा जहां तक फीचर्स वगैरह हैं उनको अवॉइड किया जाए। जैसे यहाँ पर अब ये अपने आप में एक पैराग्राफ जैसा लग रहा है, तो इस इंफॉर्मेशन को जो है आप 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो, या फिर इसको भी जो है आप 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो, इस वाले को 1 पॉइंट में लिखा रहने दिया जा सकता है। तो पहला वाला पॉइंट है कि आप द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इनवाइटेड संथल टू सेटल इन राजमहल हिल्स आर एज फॉलोज कर आप शुरुआत कर सकते हो। यहां पर अब उन्होंने उसी को जो है आगे बढ़ा दिया, मगर आप यहां तक ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी आर एज फॉलोज करके शुरू कर सकते हो, और यहां से आप अपना पहला पॉइंट बना सकते हो। पहला पॉइंट ये कि अंग्रेज जो है पहाड़ियों को सबड्यू करने में सफल नहीं हो पाए, ये एक सिंपल सा पॉइंट बन गया। दूसरा, पहाड़ियां तैयार नहीं थे आपका क्या कहते हैं ये हल चलाने के लिए। तीसरा, संथल्स वगैरह जो है इन सारी बातों के लिए तैयार थे। चौथा, ये सबड्यू करके इनको आपके पहाड़ियों को अंदर की तरफ में जो है भेजने में ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए। ये 4 पॉइंट्स लिखकर अगर अपनी बात खत्म कर देंगे, 3
नंबर के हिसाब से बहुत बढ़िया आंसर बन जाएगा। 6 नंबर के हिसाब से लिखना है तो फिर ये एलैबोरेट इन्फॉर्मेशन आपको जो है लिखकर वहां पर तैयार करना पड़ेगी। इनफैक्ट इसके बाद एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि दामिने को के नाम से जो इलाका है वो भी अंग्रेजों ने इनको दे दिया था, फिर खुश होकर एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से आंसर जो है बना के अपना तैयार किया जा सकता है। काफी हम लोगों ने बातचीत कर रखी है डिटेल में, तो इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों के पास में होगी। जिन जिन ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं संथल्स के ऊपर, पहाड़ियास के ऊपर, वो इसका जवाब तो दे लेंगे, तो इसका तो मुझे आप लोगों पर विश्वास है। बट अपने को इतना ध्यान रखना है लिखते वक्त, बस 2-3 बातें। सबसे पहले अपने को पॉइंट्स में इस बात को लिखना है, पहली चीज। दूसरा, अपनी जो इंफॉर्मेशन आप यहां पे दे रहे हो वो इंफॉर्मेशन मोस्ट से लीस्ट की तरफ जाती होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रेलेवेंट पॉइंट से सबसे कम रेलेवेंट पॉइंट की तरफ में अपने को जाना है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि भाई संथल ये जो जिनको को जब बसाया गया था तब ये सर्कमस्टांसेस थे। सबसे पहले आप लिख दो पहाड़ियों के साथ में इन लोगों ने सब करके देख लिया, पहाड़ियां इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। दूसरा, पहाड़ियां जंगल साफ करने को तैयार नहीं थे, ये दूसरा पॉइंट बन गया। संथल सेटल्ड लाइफ के लिए भी तैयार थे, कल्टीवेशन वगैरह भी करने को तैयार थे, जंगल वगैरह भी साफ कर रहे थे। इनफैक्ट जंगल साफ करके अपना पूरा एक इलाका बना लिया जिसको अंग्रेजों ने दामिने को का नाम दे दिया। चौथा ये कि इन्होंने अंग्रेजों की सारी शर्तें वगैरह भी मान ली थी। प्लस और इसी पॉइंट में या तो आप आगे लिख सकते हैं या 5वां पॉइंट बना सकते हैं कि पहाड़ियों को डिस्प्लेस करने के लिए भी तैयार हो गए थे और डिस्प्लेस करके उनको अंदर के इलाकों में भेज दिया। इससे हुआ यह कि अंग्रेजों के और पहाड़ियों के बीच में संथल आ गए, तो एक आपका लाइन ऑफ डिफेंस या लाइन ऑफ प्रोटेक्शन जैसा बन गया। राजमहल हिल्स में अंग्रेजों का आना जाना फिर ज्यादा बढ़ गया। इस तरीके से आप 5 पॉइंट लिखकर अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसी में अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो इनको फिर आपको और ज्यादा एलोबरेट करना पड़ेगा। इस तरीके से जो है अगर आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो है मैक्सिमम होंगे इसमें। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज दामिने कोह, हाउ इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो दामिने कोह का मतलब क्या है और इसको कब डेवलप किया गया। अगर आप लोगों ने इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा तो दामिने कोह का मतलब, आप जो जिन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है वो अपनी तरफ से इस पे तुक्काबाजी अगर लगाने की बात आती है तो फिर वो लोग बोल देंगे कि यार ये तो कुछ ना कुछ आपका मुगल से रिलेटेड होना चाहिए, इस तरीके का ये नाम है। मगर इसका मुगल्स के साथ में कोई लेना देना नहीं था। दामिने को क्या था, दामिने को आपका राजमहल हिल्स का वो इलाका है जहां जो इलाका अंग्रेजों ने संथल्स को सेटल डाउन होने के लिए दिया था। पूरा का पूरा जो इलाका है उसको बकायदा जो है डिमार्केट किया गया था और इसकी सर्वेइंग और मैपिंग वगैरह की गई है। मतलब राजमहल हिल्स का एक सर्टेन इलाका है, उसको डिमार्केट करके उस पर पिलर विलर लगा के आपने डिसाइड कर दिया इतना इलाका संथलों का हो गया। संथल इसमें अपने गांव बसाएं, संथल इसमें जंगल काटें, खेती करें, जो करना है करें। इस तरीके से पूरा का पूरा इलाका उनको बनाकर दिया था। इसका नाम आपने रख दिया था दामिने को। ये पूरा का पूरा इलाका कब डेवलप हुआ है, 1800s के टाइम पीरियड में, यानी कि 19th सेंचुरी जो रही है उसमें इसको डेवलप किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि राजमहल हिल्स का जितना ज्यादा हो सके कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। अब पहाड़ियां तो तैयार थे नहीं, तो पहाड़ियों को आपने अंदर के इलाकों में या फिर अपर हिल्स में भगा दिया। अब ये लोग जो थे संथल से तैयार थे, तो इन्होंने फिर ये सोचा अंग्रेजों ने कि इनकी मदद से इस इलाके का एक्सप्लॉयटेशन करना ज्यादा आसान है। अगर हम लोग इनको कुछ इलाका दे देते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारा हुआ, तो फिर ये उस पर्टिकुलर इलाके में क्लियरिंग करना या फिर वहां पे खेती बाड़ी करना, सेटल्ड एग्रीकल्चर वगैरह को लेकर आना, ये ज्यादा मनोयोग से कर पाएंगे। बजाय अगर ये बोलेंगे कि हमारे लिए करो, उसकी तो शायद उतना अच्छे से काम ना करें। मगर अगर हम लोग ये बोलते हैं इलाका ही तुम्हारा हो गया, जो करना है करो इसमें, तब ये ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। कुछ शर्तें भी लगाई थी कि जितना इलाका दिया जा रहा है 10 साल के अंदर अंदर उस इलाके का कम से कम 1/10 जो हिस्से में जंगल है उतना इतना आपको साफ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये पूरा जो इलाका है बनाकर इन लोगों को दिया गया था। और इस इलाके में आने के बाद में संथलों का डेवलपमेंट भी काफी तेजी से होता है। हम लोग ये देखते हैं दामिने कोह के पहले 40 संथल विलेजेस होते हैं, वो बढ़ते 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 1437 संथल विलेजेस हो जाते हैं और पॉपुलेशन भी इनकी 3000 से 82,000 पहुंच जाती है। रिवोल्ट होने के पहले तक संथल्स जो थे आपका दामिने कोह के इलाके में काफी अच्छे से फ्लरिश कर रहे थे। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बढ़िया तरीके से देखने के लिए मिल रही थी। ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है आप दामिने कोह के बारे में अगर आता है तो आप इसको लिखकर इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। बस वही सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं कि दामिने कोह वो इलाका है जो राजमहल हिल्स में इनको प्रोवाइड किया गया था। यहां पर उन्होंने सेटल्ड पीजेंट की तरह या फिर सेटल्ड एग्रीकल्चर की शुरुआत करी। इनको बोला यह गया था कि 10 सालों में यहां पे कम से कम 1/10वां हिस्सा जो है आप साफ कर देना। इसको चाहो तो आप एक अलग पॉइंट भी बना सकते हो। ये इसकी मैपिंग और सर्विंग वगैरह की गई थी और उसके बाद में इस इलाके में संथल्स वगैरह काफी ज्यादा फ्लरिश कर गए। इससे ज्यादा लिखने की 3 नंबर में आई डोंट थिंक सो जरूरत है। अगर इसी को आपको अगर 6 नंबर में लिखना हो तो ऑब्वियस सी बात है फिर इसको एलाबोरेट करना पड़ेगा कि फिर ट्रेडिंग भी शुरू हो जाती है, यहाँ पे चावल वगैरह उगाया जाता है, संथल उसे बेचना शुरू कर देते हैं, पैसा भी आता है। सारी चीजें जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाई डिड द संथल्स रेबेल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। आखिर जो संथल थे उन्होंने अंग्रेजों के रूल के खिलाफ में रेबेलियन क्यों कर दिया, अब इसका हमको यहाँ पर जवाब देना है। तो इसके काफी सारे कारण से हमने डिटेल में पढ़ा था कि संथल्स को भी वक्त के साथ में रियलाइज होने लगा कि इनका काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ये जो जमीन इनको दामिने को के नाम पर दी गई है और जो बोला गया था कि अभी तुम्हारा इलाका हुआ, अब ये धीरे धीरे इनके हाथ से निकल रही है। काफी सारी जगहों पर अगर इनके ऊपर इनको कर्जे के चक्कर में फंसाया जाता है और वो कर्जा ना दे सकने की स्थिति में इनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं, तो इनके मन में एक इनसिक्योरिटी आने लगी। और उसके बाद में क्योंकि अब एक जगह आप रह रहे हो, वो उसको आपने अपना घर बनाया है, वहां पे मेहनत लगाई है, तो उसके बाद फिर अगर आपको ये डर सताता है कि एक दिन आपको यहां से निकाला जा सकता है, तब आप ऑब्वियस ही बात है फिर डेस्परेट हो जाते हो। तो वो डेस्परेशन एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके कारण रिवोल्ट हुआ था। तो उसके सारे जो पॉइंट्स हैं हम लोगों को इस तरह से लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, इनको डर था कि इनकी जमीन इनके हाथ से जा रही है। और भी पॉइंट्स थे, इनको मनी लेंडर्स वगैरह परेशान करते रहे, सारी चीजें थी, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जमीन हाथ से जा रही है, प्रॉपर्टी हाथ से निकल रही है। ये सबसे रेलेवेंट पॉइंट था जिसके कारण संथल्स में डेस्पिरेशन आया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, इसी को अपने को यहाँ पे लिखना है कि संथल्स ने रियलाइज किया कि जो जमीन इनके पास थी वो इनके हाथ से निकलती चली जा रही है। दूसरा, इनको ये लगा कि भाई जो इनके ऊपर टैक्स रेट लगाए गए हैं वो बहुत ज्यादा आपका हाई और एक्सप्लॉइटेटिव है। मनी लेंडर्स जो थे, जिनको ये लोग डीकूज बोला करते थे, ये कहते थे कि ये हमारे ऊपर बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और अगर हम इसको पे नहीं कर पाते तो फिर उस केस में हमारी जमीनें हड़प रहे हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह जो है इसको कन्फिस्केट कर रहे हैं। जमींदार जो थे वो इनके ऊपर अब अथॉरिटी वगैरह एक्सरसाइज करने लगे, जमींदार जो है अपना हक जताने लगे, सब्जुगेट करने लगे। ये एक चीज हो गई। इसके बाद में फिर ये सारी परेशानियां जब लेकर ये लोग गए अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों ने कुछ किया नहीं। उनको बस खुश करने के लिए अंग्रेजों ने संथलों को चुप करने के लिए एक संथल परगना बना दिया। एक जिला जो है जिसको संथल जिला या संथल परगना कह सकते हैं, वो बना दिया। और इनको ये लग रहा था कि संथल इतना में खुश हो जाएंगे। हुआ ये कि जब कुछ अपना सारी चीजें होते हुए नहीं दिखी और उनको समझ में आया कि अंग्रेज भी जो है इनके ऑपरेसर्स के साथ में, और ऑपरेसर्स कौन है? जमींदार और मनी लेंडर, और खुद भी जो है हाई रेट आपका टैक्स वगैरह का चार्ज करते हैं। तब संथल्स ने बोल दिया कि अब टाइम आ गया भैया, रिवोल्ट करना पड़ेगी, अब काम नहीं चलेगा। और वहां से फिर जो है संथल रेबेलियन आपका शुरू होता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुकैनन वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ बुकैनन। बुकैनन जो था वो एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर था, वो चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से देख लेता था, समझ लेता था। अब बुकैनन के क्या कंट्रीब्यूशंस रहे हैं और क्या बुकैनन ने ऑब्जर्वेशन किया, इसके बारे में हम लोगों को जवाब देना है। अब आप लोगों को भी पता है कि ये सवाल कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड का जो आखिरी टॉपिक है, अकाउंट्स ऑफ बुकैनन, वहां से पूछा गया है। तो इसमें हमको जवाब ये देना है कि भाई फ्रांसिस बुकैनन जो थे, या सिंपली अगर आपको पूरा नाम याद नहीं है, कि बुकैनन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्प्लॉय था। बेसिकली वो एक फिजिशियन था, या फिर बेसिकली वो एक डॉक्टर था। एंड उसका एक जो इंटरेस्ट था वो था इन सारी चीजों में, कि वो आपका ट्रैवलिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखता था, सर्विंग वगैरह में इंटरेस्ट रखता था, इन सारी चीजें। ये इस तरह से आप बुकैनन का इंट्रोडक्शन दे देंगे तो इससे आपका एग्जामिनर जो है उसे समझ में आ जाएगा कि नहीं, बच्चे ने जो है आपका बुकैनन के बारे में पढ़ाई तो करी है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ हवा हवाई बातें कर रहा है सॉर्ट ऑफ। उसके बाद में फिर आप लिखें अगला पॉइंट की द कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ बुकैनन आर। उसमें फिर आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इन्होंने एक जो जू है, जिसको जो बाद में अलीपुर जू बन गया, उसको ऑर्गेनाइज करवाया था। उसके बाद में फिर आप जो सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशंस, उसमें आप लिखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, आपका जो बंगाल जो थी ब्रिटिशर्स के अंडर में, उन्होंने रिक्वेस्ट करी बुकानन से कि भाई आप जो है सर्वे वगैरह कर राज्य में हिल्स का हमें रिपोर्ट तैयार करिए। उसके बाद में ये आते हैं सर्वे वगैरह करने के लिए। यहां पर ये दो तीन चीजें सर्वे करते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो लकड़ियां, जो अलग अलग तरीके की आपकी जो पेड़ वगैरह उग रहे हैं, वो इनका कमर्शियल को यूज किया जा सकता है या नहीं, या फिर जो पेड़ यहां पे उग रहे हैं उनको हटा के यहां पे कौन से दूसरे ऐसे पेड़ लगाए जा सकते हैं जिनका यहां पे कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। कितने जंगल को साफ करके यहां पर राइस की फील्ड्स वगैरह बनाई जा सकती हैं, या क्या दूसरे कैश क्रॉप्स लगाए जा सकते हैं। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन अगर 6 नंबर में आए तो फिर आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर जितने पॉइंट यहां पे लिखे हैं उसको लिखकर छोड़ सकते हैं कि इन्होंने जो है आपका ये वहां पर जाके आपके स्टोन्स और रॉक्स वगैरह को ऑब्जर्व किया, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटास और लेयर्स वगैरह देखी सॉइल की, ये देखा कि इनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कितना हो सकता है, और इसके अलावा ये ढूंढने की कोशिश करी कि आयरन और कहां कहां पर है, कितनी मात्रा में है, माइका कितना है, ग्रेनाइट कितना है, सॉल्ट पैटर्न कितना है। ये सारी चीजें जो हैं इन्होंने देखी, इनका कितना कितना आपका कमर्शियल वैल्यू है, कितनी मात्रा में है, कहां पर है, फिजिबिलिटी कितनी है निकालने की, ये सारी बातें इन्होंने कर एक ओवरऑल रिपोर्ट बनाकर अपना अकाउंट्स ऑफ बुकैनन के नाम से तैयार कर दिया था। अब इसी में ये जो दूसरी बातें जो मैंने आपको बताई कि यहां पर अगर पेड़ वगैरह को अगर रिप्लेस किया जा सकता है, टिंबर अगर आपका को लगाना है तो कहां पर और कितनी मात्रा में जंगल छोड़ना है, संथल्स के हाथ में कितनी जमीन है, पहाड़ियां कहां पर है,
हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह डालकर इन्होंने इसको एक बहुत अच्छे से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे दिया था, ताकि वो उसके बाद में अपना जो प्लानिंग वगैरह करनी है राजमहल हिल्स और उसके एक्सप्लॉयटेशन की वो कर सकें। इस तरीके से जो है अपना ये वाला शॉर्ट आंसर जो है बनकर तैयार हो जाएगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। इस सेशन में हम लोगों ने हमारा जो टर्म 2 का सिलेबस है उसका जो सेकंड चैप्टर है कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड, इसमें से जितने शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे हम लोगों ने देखे। शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे करना है, इसमें किस तरह से टैकल करना है, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी। एंड अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में पूछ लिया जाता है तो फिर किस तरीके से उसको एलाबोरेट करना है उसके बारे में भी बातचीत कर ली। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि किस तरीके से आंसर लिखना है, इसके बारे में भी हम लोगों ने अपनी बातचीत जो है कर ख़त्म करी है। समाप्त करने के पहले मैं एक बार फिर से जो है आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने शॉर्ट आंसर लिखना है, चाहे लॉन्ग आंसर लिखना है, चाहे किसी भी तरीके का आंसर लिखना है, जो एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक मतलब आपको ब्रह्म सूत्र बना लेना है जब तक ह्यूमैनिटीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं, कि आपका आंसर जो है उसको एक तो पॉइंट्स में लिखना है, पहली चीज़। दूसरी बात कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो किस तरह से होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ जाता हुआ होना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आप कहीं पर कोई चीज़ हो सके तो कोई वर्ड वगैरह जो है जिस पर आप एम्फेसिस देना चाहते हैं उसे आप हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन वगैरह कर। इसके बाद में जितना हो सके आप डिटेल में ना लिखकर आप पॉइंट्स वगैरह में भी लिखें, तो आप क्रक्स में लिखें, जो है शॉर्ट लिखें, कट शॉर्ट करें चीज़ों को, क्योंकि आपके कंटेंट को मैथ्स के सवाल की तरह नहीं है कि पूरा पूरा आपको प्रोसेस थोड़ा बहुत देखा फॉर्मूला और लास्ट में आंसर तो आपको सही मार्क्स दे दिए। आपका ये कंटेंट जो है इसको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने वाले को अगर आप तकलीफ दोगे, कष्ट दोगे, तो फिर उसको जो है अगर पढ़ने में तकलीफ होगी तो फिर वो आपको मार्क्स में तकलीफ देगा। इन सब चीज़ों को आपको करते हुए पेपर इस तरह से लिखना है कि वो आंसर जो है वो एक फ्लॉलेस आंसर बन जाए। फ्लॉलेस आंसर बनेगा तो पढ़ने में जो है आसानी आएगी, पढ़ने में आसानी आएगी तो सामने वाला जो है वो खुश होगा, ज़्यादा नंबर देगा। सोशल साइंस के या फिर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स का सबसे बड़ा रोना या फिर सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि आपको ना पूरे नंबर इसमें कभी मिलेंगे, ना ऐसा होगा कि कभी आपको जनरली कोई 0 मार्क्स रख देगा आपको, ठीक है, जैसे मैथ्स में होता है या साइंस में होता है। अगर सही है तो पूरे मार्क्स, अगर गलत है तो फिर आप उसकी मर्जी पर हो, स्टेप्स पे नंबर देना चाहे तो दे, नहीं तो वो काट कर आपका पूरा 0 भी रख सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपको बुरी से बुरी हालत में कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे और अच्छे से अच्छी स्थिति में भी आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए इस तरीके का प्रेजेंटेशन दिया जाए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो हैं वो अपने एग्जामिनर से खींच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो हैं हम उससे हासिल कर सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नुकसान जो आएगा वो ये है कि हमें हमारे रिजल्ट पे देखने को मिलेगा। लिखकर हम बहुत अच्छे से आएंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 60, 65, 70 नंबर आने चाहिए, 40, 42 आ रहे हैं। इसीलिए मेरी एम्फेसिस रहेगी, मेरी सलाह रहेगी, मेरी इल्तजा रहेगी कि लिखने की प्रैक्टिस करिए। ये बोलने में बड़ा वैसा लगता है कि ये आप पॉइंट्स में जमा दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऊपर से लेकर नीचे में लीस्ट इंपॉर्टेंट तक आओ, ये और वो, मगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगी। कुछ चीज़ें करके ही सीखना पड़ती हैं। आप कितनी भी थ्योरी की क्लासेस कर लो, जब तक आप खुद मोटरसाइकिल या साइकिल नहीं चलाओगे प्रैक्टिस नहीं होगी। 2-4 बार गिरोगे, जो भी होगा, मगर अल्टीमेटली आप सीख जाओगे। प्रैक्टिस के साथ में ठीक होते चले जाओगे, परफेक्शन के लेवल पर आ जाओगे। फिर कोई जो है वो धूम 1 का जॉन इब्राहिम बनने की भी कोशिश करेगा, एक टायर पे उठाने की कोशिश करने लगेगा। वो हरकतें भी आप तब करोगे जब आपने पहले 2 टायर पे चलाना सीखी होगी। तो वही बात है, आपने सब प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके आपने उतनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो एग्जामिनेशन जब तक आपके हो रहे हैं, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, तब तक लिख लिख के जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसके साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें इसी चैप्टर से जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह से लिखना है, क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या हमें करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या नहीं करना है, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो उसके क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड वगैरह कर आप उनको फिर एक बार अटेम्प्ट कर अगर वो सेशंस देखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं भी अगर कोई बच्चे ऐसा करते हैं, आप डायरेक्ट सेशंस भी देखते हैं तो भी इश्यूज़ नहीं है, बट फिर भी मैक्सिमम बेनिफिट के लिए मेरी इल्तजा है, गुजारिश है, मेरा एम्फेसिस है कि आप अगर हो सके तो उसके क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर एक बार प्रैक्टिस करके आइएगा। सो ऑन दिस नोट आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत फोकस्ड रहें, कॉन्फिडेंट रहें, मेहनत करते रहें और भगवान फिर आपका साथ देगा। इसी बात पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।